अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम औरंगज़ेब है और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों को नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी जाए कि वहाँ पर केस कैसे दाखिल किया जाता है। NIRC बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि NIRC है क्या। तो ये बेसिकली होती है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन। एक कोर्ट होती है, मेंबर होते हैं उसमें, अपॉइंटेड जजेस होते हैं। उन मेंबर्स को हम जजेस भी कहते हैं। बहरहाल ये 2012 के जो इंडस्ट्रियल एक्ट है उसके तहत कायम होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि बिफोर द नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन बेंच एट कराची। ये केस जो मैंने कराची में फ़ाइल किया था, तो इसकी मैं आपको ड्राफ्ट दिखा रहा हूँ और केस नंबर इसका अलॉट नहीं हुआ है। ये 2020 लास्ट ईयर मैंने फ़ाइल किया था। नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, ये मुर्तज़ा पिटिशनर हैं और एप्लीकेंट वर्सेस कंसेप्ट मेडिकल सेंटर एंड इन अदर रेस्पोंडेंट्स। इसमें ये इंडेक्स, ये जस्ट एक फॉर्मेट है, कोई बाकायदा केस नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि इसमें कोई भी जो एक कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी या कोई भी अपने बिहाफ पर इसको ना ले कि ये वीडियो आया उनके खिलाफ बनाई गई है या उनके फेवर में। ये जस्ट एक फॉर्मेट है। जैसे आप मिसाल ले लें, मुर्तज़ा की जगह औरंगज़ेब, पिटिशनर वर्सेस औरंगज़ेब आ गया, तो इस तरह से ये आगे इंडेक्स में मेमो ऑफ पिटिशन, कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, कॉपी ऑफ टर्मिनेशन लेटर, कॉपी ऑफ ग्रीवेंस नोटिस एंड इट्स TCS रिसिप्ट, वकालतनामा और कराची डेटेड, ये जिस तारीख को केस फाइल किया जाता है, एडवोकेट फॉर द पिटिशनर। ये अब इसका फ्रंट पेज आ गया। ये बना के इसके बाद इसमें जो नंबर अलॉट होगा वो कोर्ट की तरफ से होगा, कमीशन की तरफ से। ये SB भी होती है और DB, सिंगल बेंच भी होती है और डबल बेंच। जो एक केस हम फ्रेश फाइल करते हैं वो SB के बिफोर फाइल करते हैं, और अगर केस की अपील फाइल करते हैं तो फिर वो DB के पास फाइल करते हैं, जिसमें 2 मेंबर्स होते हैं, डिविजनल बेंच। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जैसे इसका फॉर्मेट बताया, तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये एक फ़ोटो कापी है इसकी। ये केस नंबर 4/16B 2020 के, और इसमें आप देख सकते हैं ये जस्ट एक कंसेप्ट के तौर पर मैंने लिखा हुआ है। आप इसको औरंगज़ेब वर्सेस औरंगज़ेब ले लें, कोई मसला नहीं है। ये किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही किसी इदारे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। ये कंसेप्ट मतलब एक आइडिया है। इसको आप मेडिकल ले लें या फिर एजुकेशन ले लें या एट्सेट्रा, कोई भी, मतलब आप इसको मेडिकल को कट कर दें, सेंटर वगैरह। ऐसा ना हो कि कोई पार्टी, कोई क्लाइंट वगैरह या कोई इंस्टीट्यूशन कल को ये कहे कि उनके ख़िलाफ़ ये वीडियो बनाई गई है। तो उस सिलसिले में मैं माज़रत करना चाहूँगा अगर ये इस तरह की कोई चीज़ है। तो बहरहाल मैंने तो ये ख़याली वीडियो बनाई है, एक फॉर्मेट है ताकि लोगों की हेल्प हो सके। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये इंडेक्स जैसे मैंने आपको बताया कि मेमो ऑफ पिटीशन, कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, कॉपी ऑफ TCS रिसिप्ट, वकालतनामा। और इसमें भी पेजिंग का ख्याल रखा जाता है। अनेक्स्चर जो आपने इसके साथ प्रूफ लगाया है, पेज 1, और इसके पेजेस आ गए 1 to 5 जो आ गया मेमो ऑफ पिटीशन, पेज 6, 7, 8। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, 1 मिनट जी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये आपने नाम यहाँ पर लिखना है, औरंगज़ेब पिटिशनर एप्लीकेंट वर्सेस औरंगज़ेब एंड अदर्स, या जितने भी इसमें पिटिशनर्स हैं, बिफोर द नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन बेंच एट कराची। मतलब ये फॉर्मेट इस तरह से बनेगा, वर्सेस। उसके बाद ग्रीवेंस पिटिशन अंडर सेक्शन 33 ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012। ये जो ग्रीवेंस पिटिशन बनेगी ये सेक्शन 33 के तहत बनेगी, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012 है उसके तहत।
The petitioner respectfully submits is that the petitioner applicant is law-abiding and peace-loving citizen of the country. He belongs to a noble family, having good reputation in vicinity and amongst fellows. तो पेज 2 कंटिन्यू होता है, और जैसे आपने देखा कि ये पेज 1 है और पेज 2 स्टार्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये पेज 2 पर आ गए हम. That the petitioner applicant was appointed in the so and so on so and so as a senior accountant on the basis of academic qualification so and so, and he drawn the monthly salary so and so, and after satisfactory completion of 1 month probationary period his salary was raised so and so. That petitioner applicant being employee of so and so fall under the definition of workman is defined under section 2 sub-rule 33 of the Industrial Relations Act 2012 and the nature of my job included etc. अच्छा, इसमें आपने बताना है NIRC को कि आप वाकई लेबर हैं या नहीं, लेबर के डेफिनेशन ज़मरे में वर्कमैन के ज़मरे में आप आते हैं या नहीं. वर्कमैन की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन या रूल इसमें 33 के मुताबिक बताया गया है. तो अकम्प्लिश एंड इंश्योर नेसेसरी कंट्रोल्स आर, ये उसकी जो जॉब थी वो उसके मुतालिक बताया गया है. तो इवेल्यूएट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, डील ऑल टैक्स फंक्शंस ऑफ एटसेट्रा, prepare trial balance and financial accounts, prepare monthly salary for the employees, consultant payments, patient refund वगैरह वगैरह, counseling, verify and check daily receipt records, daily monthly 6 months and yearly profit and loss is mentioned in appointment letter. Copy of appointment is enclosed as annexure P. जैसे मैंने आपको बताया कि P इसमें annexure हमने बनाया था. अब कंटिन्यू करते हैं पेज 3 की तरफ. तो ये हम आ गए पेज नंबर 3 पर. That the petitioner applicant was the punctual and professional employee of the for which he was appreciated. That the petitioner applicant was neither given explanation letter nor show cause notice according to law and without conduct of inquiry and fulfilling the legal requirement through partial and unfair inquiry terminated from service, and due to said termination he is suffering reputational injuries and financial constraints. अब जैसे ये वर्कमैन थे, लेबर थे, तो इनको विदाउट एक्सप्लेनेशन लेटर और शोकाज के टर्मिनेट किया गया था, इनकी सर्विस ख़त्म की गई थी. That for termination of contract consent of both parties was required, but the respondents violated the terms and conditions of the contract which was a 3 years appointment. उनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, मुकर्रर किया गया था. That after the termination the cause accrued which the petitioner applicant brought into the notice of the above said respondents through grievance notice dated so and so, copy of TCS receipt is annexed as annexure P1. अच्छा, इनको नोटिस भी दिया गया था, ग्रीवेंस नोटिस. ग्रीवेंस नोटिस देना इसमें लाजमी होता है. NIRC में केस दाखिल करने से पहले ग्रीवेंस नोटिस दिया जाता है, जो कि 90 डेज़ के अंदर ग्रीवेंस नोटिस दिया जाता है. 90 डेज़ के अंदर फिर केस किया जाता है. That the petitioner applicant being a responsible employee of the advised and officially mailed to maintain the provident fund account strict to labor laws, but a respondent did not act on the said advice. अच्छा, लेबर लॉज देखें आप, यहाँ पर देखिए वर्ड आएगा लेबर लॉज के मुतालिक उन्होंने बाकायदा अमल करते थे. पेज 4 पर कंटिन्यू करते हैं. ये आ गया हमारा पेज 4. That the petitioner applicant falls under industrial and commercial employment standing orders ordinance 1968 and Industrial Relations Act 2012 and any other law which a commission finds suitable. प्रेयर, इसमें प्रेयर क्या मांगी गई है? इन कंसिडरेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड सर्कमस्टेंसेस फैक्ट्स एंड लॉज इट इज़ रेस्पेक्टफुली प्रेड बिफोर दिस ऑनरेबल कमीशन that the termination letter of the petitioner applicant of the respondents center may be set aside and declared void ab initio and nullity before the eye of law. The effect of the termination letter dated may be suspended and the status of the petitioner applicant may be restored. मतलब उसको बहाल किया जाए.
टू इशू एप्रिसिएशन लेटर, उसको एप्रिसिएशन लेटर दिया जाए किसको, टू द एप्लीकेंट पिटिशनर, एंड पे द सैलरी फ्रॉम हिज टर्मिनेशन अप टू डिसीजन ऑफ दिस ऑनरेबल कमीशन। एनी अदर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कमीशन मे डीम फिट इज़ आल्सो प्रेड, उसकी भी इस्तदा की गई है। ये हो गया पिटिशनर, और ये एडवोकेट फॉर द पिटिशनर कराची डेटेड, और इसके बाद फिर पेज कंटिन्यू होता है 5 पर। और ये हम आ गए पेज 5 पर। पेज 5 आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन, इसमें वेरीफाई किया जाता है। इन कंटेंट्स को मैंने इसलिए कवर किया है ताकि अगर किसी इंडिविजुअल या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को ऐसा ना लगे कि उनके ख़िलाफ़ ये वीडियो बनाई जा रही है। और मैं दोबारा से इसमें ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा कतई भी कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ ये वीडियो बनाई जाए। और उसके बाद फिर कमिश्नर फॉर ओथ फॉर टेकिंग एफिडेविट, ये इसमें डॉक्यूमेंट्स फाइल जो किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन, एड्रेस वगैरह ये सारे हो गए, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जैसे फर्स्ट टाइम ये केस दाखिल करने की कोशिश की गई तो मेंटेनेबिलिटी पर बात आ गई कि आप ये बताएं कि वर्कमैन की डेफिनेशन पर आते हैं अंडर सेक्शन 1(3) सब सेक्शन ई, रीड विथ सेक्शन, ये आ गए सेक्शंस, एंड एक्शन में काइंडली बी एडजुडिकेटेड, इनको बताया जाए कि ये वाकई वर्कमैन के ज़िम्मे में आते हैं। और उसके बाद फिर ये पूछा गया कि ट्रांस प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट, अच्छा NIRC में कौन से केसेस दाखिल किए जा सकते हैं, वो केसेस दाखिल किए जा सकते हैं जिनकी ऑफिस एक सूबे से दूसरे सूबे तक मुश्तमिल हो। ट्रांस प्रोविंशियल, एक दूसरे से दूसरे सूबे में भी बाकायदा से उनकी कोई एजेंसी, उनकी इंस्टीट्यूशन या कोई इदारा हो, जैसे TCS हो गया, या फिर उसके अलावा लियोपार्ड हो गया, या इस तरह के और भी इदारे जो एक सूबे से सूबे के अलावा पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हो। अगर किसी एक सूबे में कोई ऑफिस होगी तो उसका लेबर कोर्ट में केस होगा। अगर किसी एक सूबे के अलावा दूसरे सूबे में भी उसकी ऑफिस हो गई, हेड ऑफिस या सब ऑफिस, रीजनल ऑफिस, तो उसका NIRC में केस होगा। तो NIRC में ये 2017 PLC 102 में ये डिफाइन किया गया था कि वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है। वर्कमैन के केस लाज ये फिर आगे मैंने निकाले थे, और द जॉब टास्क असाइंड उसके क्या थे, मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के नहीं थे, क्लरिकल थे। और ये आप देख सकते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी एक कि वर्कमैन की डेफिनेशन क्या होती है, जो कि मैंने निकाली है, और ये वर्कमैन की डेफिनेशन के ज़िम्मे में आता है। वर्कमैन ये बनता है, आप वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। मैं आपको जस्ट ब्रीफ करता जा रहा हूँ कि बैंक में एक एम्प्लॉय था, मैनेजर, तो उसको कहा गया कि आप वर्कमैन के डेफिनेशन में नहीं आते तो आपका केस NIRC में नहीं होगा। तो उसने पेशावर हाई कोर्ट में ये फैसला चैलेंज किया, और पेशावर हाई कोर्ट ने ये मेंटेन किया कि जो बैंक में मैनेजर काम करता है वो भी एक वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि वो एक एम्प्लॉई है वहाँ की। उसका काम क्लरिकल, मतलब मामलात को देखना संभालना, इस हद तक उसके मामलात हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऑफिसर वगैरह, मैनेजर, जस्ट नाम से नेम, मतलब वो किसी सिर्फ लफ्ज़ों में मैनेजर कहा जा सकता है। ये फिर दूसरी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें मुस्तकीम सीमेंट लिमिटेड थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर वर्सेस अब्दुल रशीद, इसमें भी वर्कमैन की डेफिनेशन का जिक्र किया गया है। और ये आप नोट कर लें, 1998 SCMR पेज 644, ये आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि लेबर वर्कमैन की डेफिनेशन या फिर वर्कमैन के ज़िम्मे में कौन आता है। फिर ये तीसरा 2017 PLC 102, ये भी आप चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके क्लाइंट आया इसमें फॉल करते हैं या नहीं। तो जैसा ही मैंने केस दाखिल किया तो ये नोटिस था जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन थ्रू TCS भेजने के लिए कहा गया, और सिंध गवर्नर हाउस गेट नंबर 4 अब्दुल्ला हारून रोड कराची, ये NIRC कराची में गवर्नर हाउस गेट नंबर 4 पर मौजूद है। और ये डेट हो गई इसकी बिफोर मुख्तार मेंबर NIRC कराची बेंच नोटिस। उसके बाद फिर उसके अलावा ये इस्लामाबाद में इसकी प्रिंसिपल हेड ऑफिस है NIRC की, और ये नंबर मैंने लिखा है, आप लोग मुझसे आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और
व्हाट्सएप भी मेरा इसी नंबर पर बना हुआ है। आपको कोई क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी वगैरह जो कुछ भी हो आप क्लियर कर सकते हैं कि केस NIRC में कैसे दाखिल किया जा सकता है या कर सकते हैं, इन पर्सन या थ्रू एन एडवोकेट। और NIRC की जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। उसके अलावा जो यहाँ पर सिंध में है, ये सिंध में NIRC एक कराची में इसकी बेंच, उसके अलावा सखर में और लाहौर में, पेशावर, कोयटा, मतलब चारों सूबों में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी कि आप NIRC में केस कैसे दाखिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई पूछना हो, कोई रब्ता करना हो तो आप मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।